क्या किसी ऐसे कानून की कल्पना की जा सकती है जो देश के संविधान में तो बहुत प्रमुखता से लिखा हो, लेकिन लेकिन अगर सरकार उस कानून को न माने तो कोई भी पुलिस या अदालत कुछ नहीं कर सकती? सुनने में ये अजीब लगता है ना। मतलब एक कानूनी दस्तावेज में ऐसी बातें क्यों ही लिखी जाएंगी जिनकी कोई कोई कानूनी बाध्यता ही न हो। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव का विषय यही है। भारतीय संविधान का एक पूरा अध्याय है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, या आसान भाषा में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी, और इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये शुरुआत ही इस विषय के सबसे बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। हाँ, वो कैसे? देखिए, जो स्रोत हमारे पास है वो स्पष्ट करते हैं कि ये तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तार से दर्ज किए गए हैं। लेकिन इनकी कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। मतलब ये विचार कहीं और से आया है? जी बिल्कुल। इन सिद्धांतों की मूल प्रेरणा असल में स्पेन के संविधान से उठी थी। अच्छा, स्पेन से? हाँ, और फिर वहां से ये विचार आयरलैंड के संविधान में गया, उनके अनुच्छेद 45 में, और उसी से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे अपने ढांचे में शामिल कर लिया। अरे वाह, ये तो विचारों के एक बहुत ही रोचक वैश्विक सफर जैसा है। स्पेन से आयरलैंड और फिर भारत। बिल्कुल। मतलब जब हम किसी देश का संविधान देखते हैं तो वो मुख्य रूप से नियम तय करता है ना, कि सरकार कैसे चलेगी। लेकिन इन नीति निर्देशक तत्वों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भविष्य के लिए देश का एक विजन बोर्ड हो। विजन बोर्ड। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही डिकोड करना है कि ये सिद्धांत वास्तव में क्या हैं, और जब अदालतें इन्हें लागू करवा ही नहीं सकती तो फिर इनका महत्व क्या है। इस विजन बोर्ड वाले नजरिए को अगर थोड़ा गहराई से देखें ना, तो बात साफ हो जाती है। असल में संविधान निर्माता सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा खड़ा करके नहीं रुकना चाहते थे। उनका कोई और बड़ा लक्ष्य था? जी, उनका लक्ष्य देश में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था। इसको समझने के लिए एक रूपक का सहारा लिया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि क्या ये सिद्धांत किसी परिवार के उन बुजुर्गों की तरह हैं जिनकी बातें मानना, उनके संस्कार अपनाना बहुत अच्छा तो है, लेकिन उनकी बात ना मानने पर कोई पुलिस घर नहीं आती। बिल्कुल यही बात। फिर भी अगर पूरे परिवार को एक खुशहाल जीवन जीना है तो अंततः पूरा घर उन्हीं के आदर्शों पर चलता है। ये तुलना इस पूरी व्यवस्था के मर्म को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है। मतलब उस दौर के बड़े विद्वानों ने भी इस विजन को अलग अलग तरीके से देखा था। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन तत्वों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषता यानी नॉवेल फीचर्स कहा था। वहीं ग्रानविले ऑस्टिन जैसे विद्वान ने तो इसे सीधे संविधान की आत्मा ही कह दिया था। संविधान की आत्मा? लेकिन स्रोत सामग्री में एक अनुच्छेद है जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही मोड़ दे देता है। आप अनुच्छेद 37 की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि ये तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी नॉन जस्टिशिएबल है। हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। और इसी अप्रवर्तनीय होने की प्रकृति के कारण कुछ विद्वानों ने इसकी बहुत तीखी आलोचना भी की थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? प्रोफेसर केटी शाह का एक बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है कहा था। बाप रे, ये तो बहुत ही चुभने वाला व्यंग्य है। बैंक की सुविधा अनुसार देय चेक। लेकिन ऐसा कहने के पीछे की जमीनी हकीकत क्या थी? देखिए, हकीकत ये थी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। यहाँ बैंक का मतलब राज्य या सरकार से है। स्रोतों के अनुसार इन डीपीएसपी को मुख्य रूप से 3 वैचारिक स्तंभों में बांटा गया है। और वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत। चलिए, इस वैचारिक संगम के पहले स्तंभ यानी समाजवादी सिद्धांतों को थोड़ा समझते हैं। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 70। तो सिर्फ अनुच्छेदों के नंबर गिनने के बजाय अगर इनके पीछे की सोच को देखें तो इनका मुख्य फोकस क्या था? समाजवादी सिद्धांतों का सीधा फोकस समानता और न्याय पर था। समानता पर? हाँ, जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो जनक कल्याण को बढ़ावा दे और आय की असमानताओं को कम करे। अगर हम 1950 के दशक के भारत की कल्पना करें तो कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति थी और बाकी जनता बेहद गरीब थी। बिल्कुल।
ऐसे में अनुच्छेद 39 बहुत अहम हो जाता है। ये संसाधनों के उचित वितरण और सबसे महत्वपूर्ण समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। और अनुच्छेद 39A जो निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है ना, वो भी समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का एक मजबूत समाजवादी कदम है। जी बिल्कुल। इसके अलावा 41 में काम और शिक्षा का अधिकार है, 42 में प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात है। लेकिन ये तो हुई कारखानों, मजदूरों और आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात। भारत तो गांव का देश था ना। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। और शायद इसीलिए दूसरे स्तंभ यानी गांधीवादी सिद्धांतों की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या क्या शामिल था? समाजवादी सिद्धांत जहां आर्थिक समानता की बात कर रहे थे, वहीं गांधीवादी सिद्धांत भारत की ग्रामीण आत्मा को मजबूत करने पर केंद्रित थे। इनमें अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 हैं। मतलब पूरा ध्यान गांव, कृषि और जमीनी स्तर के विकास पर है, जो कि महात्मा गांधी का सपना था। इसमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। और अनुच्छेद 43 भी इसी दिशा में है, जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। हाँ, और फिर 43B है, जो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने पर जोर देता है। सही बात है। साथ ही अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। देखिए, स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने पे ना एक बहुत ही बारीक बात नजर आती है। कौन सी बात? कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाजवादी और गांधीवादी दोनों विचारधाराओं में मौजूद हैं। ये एक तरह का इंटरसेक्शन है, जैसे अनुच्छेद 43 और 47। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे ऐसे समझते हैं, अनुच्छेद 43 जहां एक और निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है, जो कि एक शुद्ध समाजवादी विचार है, ताकि मजदूर का शोषण ना हो। बिल्कुल। वहीं ये कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देता है, जो पूरी तरह से गांधीवादी विचार है। अरे वाह! इसी तरह अनुच्छेद 47 को देखें। ये पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधारने की बात करता है, जो समाजवादी लक्ष्य है। लेकिन इसी अनुच्छेद में नशा मुक्ति और हानिकारक औषधियों पर रोक लगाने का भी निर्देश है, जो स्पष्ट रूप से गांधी जी का दर्शन था। जी। ये ऐसा है जैसे संविधान निर्माताओं ने एक ही रेसिपी में अलग अलग मसालों का बेहतरीन संतुलन बनाया हो। एक तरफ गांधी जी के ग्राम पंचायत का देसी स्वाद है, और दूसरी तरफ जब हम तीसरे स्तंभ यानी उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों पर आते हैं, तो एक बहुत ही आधुनिक और वैश्विक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? इस तीसरे स्तंभ में अनुच्छेद 44 से लेकर 51 तक शामिल है। ये एक आधुनिक राज्य की परिकल्पना करते हैं, जैसे अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए एक समान कानून की वकालत करता है। फिर अनुच्छेद 45 है, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर केंद्रित है। और अनुच्छेद 48 से पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। जी, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को बचाने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 50 बहुत अहम है। वो क्यों? क्योंकि वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग रखने की पैरवी करता है, ताकि न्याय हमेशा निष्पक्ष रहे। और अंत में अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ये पूरा वर्गीकरण दिखाता है कि संविधान निर्माता सिर्फ तात्कालिक समस्याओं को हल नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रहे थे जो भविष्य में हर परिस्थिति के लिए मार्गदर्शक का काम करे। उस सामग्री में इसे मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व के रूप में दर्शाया गया है। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? इस टकराव की जड़ न दोनों की प्रकृति में छुपी है। देखिए, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी अगर उनका हनन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मतलब ये व्यक्ति के अधिकार हैं। जी, ये व्यक्ति केंद्रित है और राज्य पर एक तरह का नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार नागरिकों के साथ क्या नहीं कर सकती। इनसे देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है। और डीएसपी? दूसरी ओर डीएसपी अप्रवर्तनीय है। ये किसी एक व्यक्ति की बजाय समूह केंद्रित या समाज केंद्रित है। ये राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालते हैं कि सरकार को समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर इसे एक उदाहरण से समझें
तो आज़ादी के बाद जब सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करके गरीबों में जमीन बांटने की कोशिश की होगी, जो कि डीएसपी का समाजवादी लक्ष्य था, बिल्कुल। तो जमींदार अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर सीधे कोर्ट पहुंच गए होंगे। यहीं से व्यक्ति के अधिकार और समाज के विकास के बीच रस्साकशी शुरू हुई। एकदम यही हुआ था। और इसी रस्साकशी को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले आए, जिनकी क्रोनोलॉजी हमारे स्रोतों में दी गई है। शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है 1951 के चंपकम दुराय राजन मामले से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त कानूनी नजरिया अपनाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कह दिया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर हैं। डीपीएसपी को सिर्फ एक सहायक के रूप में देखा गया। मतलब अदालत ने कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरी तरह से किनारे कर दिया। लेकिन सरकारें तो कल्याणकारी नीतियां लागू करना चाहती थी ना। जी, और फिर 1967 में गोलकनाथवाद आया। इस केस का क्या प्रभाव पड़ा? गोलकनाथ मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ और भी मजबूती से बांध दिए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। बाप रे, ये तो एक तरह से डेडलॉक की स्थिति हो गई। बिल्कुल डेडलॉक था। लेकिन फिर 1973 में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस आता है, केशवानंद भारतीवाद। इसने हवा का रुख कैसे बदला? केशवानंद भारती मामले ने स्थिति को पलटना शुरू किया। इसमें यह माना गया कि डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए कानूनों का बचाव किया जा सकता है। तो यहाँ से दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की शुरुआत हुई। जी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समाज के व्यापक हित के लिए डीपीएसपी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और ये संतुलन अपने अंतिम और सबसे परिपक्व मुकाम पर पहुंचा 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। हाँ, मिनर्वा मिल्स केस वो मील का पत्थर है जिसने इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया। इसमें क्या तय हुआ? इस फैसले में आखिरकार ये तय हुआ कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों का महत्व बराबर है। संसद ने भी समय समय पर संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। स्रोत सामग्री में इन संशोधनों का जिक्र है, जैसे 42वां संशोधन, जिसके तहत कई नए तत्व जोड़े गए। जी, 42nd अमेंडमेंट से अनुच्छेद 39F जोड़ा गया, जो बच्चों के स्वस्थ विकास की बात करता है। 39A जोड़ा गया ताकि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। 43A लाकर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और 48A के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। इसी तरह 44th अमेंडमेंट के जरिए अनुच्छेद 38 का भाग 2 जोड़ा गया, जिसका सीधा मकसद आय और सुविधाओं की असमानता को कम करना था। और 86वें संशोधन ने तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु ही बदल दी। उसने शिक्षा के अधिकार को एक नई दिशा दी। और बाद में 97वें संशोधन से 33B जुड़ा, जिसने सहकारी समितियों को मजबूत किया।